वेलकम स्टूडेंट टू अवर एसएसटी क्लासेस सोशल सीक्रेट्स। बच्चों, आज हम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी क्लास 6 सिविक्स का जो चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम बच्चों पढ़ेंगे भारत में केरल की ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को। देन हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम अपना इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं केरल को। जिस तरह लास्ट पॉइंट में हमने लद्दाख को पढ़ा था, उसी तरह आज का हमारा जो टॉपिक है केरल की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल, अलग अलग उसके एस्पेक्ट पर हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये है भारत का नक्शा। कल हमने आपको बताया था लद्दाख के बारे में, जो इसकी पोजीशन है वो अपर नॉर्थ मोस्ट पॉइंट में है। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा अगला राज्य केरल। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। यह राज्य भारत के दक्षिण पश्चिम सीमा में बिल्कुल निचले स्तर पर स्थित है। सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर हैंड। इसके एक तरफ बच्चों समुद्र है अरेबियन सी में, और इसकी दूसरी पूर्वी सीमा पर यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। A number of species like pepper, cloves, cardamom are grown here. यहाँ पर बच्चों काली मिर्च, लौंग और इलायची जैसे मसालों की खेती की जाती है। It is spices that made this region an attractive place for traders. यही वो क्षेत्र था बच्चों जिसने ट्रेडर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। मसालों के लिए बाहर से यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया आने लगे। तो इस तरह धीरे धीरे केरल का एक ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट बढ़ता गया। जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कैम हियर। यहाँ पर आने वाले जो सबसे पहले ट्रेडर्स थे उनमें जेविस यहूदी ट्रेडर्स थे, एंड देन अरेबियन ट्रेडर्स सबसे ज्यादा हमारे देश में केरल में आए थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले फैक्ट। केरल के नेक्स्ट फैक्ट में है बच्चों द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट। एपोस्टल का मीनिंग होता है दूत या प्रचार करने वाला। तो जो क्रिश्चियनिटी का जो दूत था, प्रचार करने वाला, उसका नाम था सेंट थॉमस, जिनका की फिगर आप यहाँ पर देख रहे हो। इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 ईयर्स एगो। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 2000 साल पहले यह व्यक्ति इस स्थान पर आया था, एंड ही इज क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और यहीं से ही क्रिश्चियनिटी की शुरुआत भारत में मानी जाती है। Many Arab traders also come and settle down here. कई सारे अरेबियन यात्री जो है अरब, यमन, ओमान, इन खाड़ी देशों की गल्फ कंट्रीज के जो ट्रेडर्स है वो भारत आए और यहीं पर आकर धीरे धीरे बसने लगे। इब्न बतूता who traveled here a little less than 700 years ago। अगर हम आज से 700 साल पहले की बात करें बच्चों, तो एक ट्रैवलर जिसका नाम था इब्न बतूता, ये भारत आया था और इस तरह से ये भारत में आकर यहाँ पर व्यापार करने लगा। Wrote a travelogue in which he described the lives of Muslims and says that they were a highly respected community। उसने अपना एक ट्रेवलॉग लिखा है। ट्रेवलॉग मतलब होता है जो यात्रा आपने की है, जो ट्रेवलिंग आपने की है, उसकी जो मेमोरीज होती है, उसको जब आप एक बुक के रूप में लिखते हैं तो उसे ट्रेवलॉग या यात्रा स्मरण कहा जाता है। उसने बताया कि यहाँ मुस्लिम्स काफी संख्या में थे और बहुत ही आदर पूर्वक यहाँ पर समुदाय के रूप में वो लोग रहा करते थे। द पुर्तगीज discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here। सबसे पहले यूरोप से जो भारत में आने वाला जो ट्रेडर था, समुद्री मार्ग से, पहले यूरोप का जो व्यापार है भारत से वो होता था इन रास्तों से होकर के वो सीधे आते थे भारत में। यहाँ से अरेबियन जो ट्रेडर्स है वो भी कहाँ आते थे, इंडिया में आते थे। पर बच्चों यहाँ पे एक बात है कि एक कंट्री है टर्की, उसके यहां पर जब कब्जा हो गया तो टर्की ने क्या किया, इस रास्ते पर रोक लगा दी। तो यूरोपियंस के पास में अब सी रूट के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में पुर्तगाल यहाँ का एक ट्रैवलर जिसका नाम था वास्को डी गामा, वो इस सी रूट से होता हुआ इंडिया की ओर आया, और इंडिया में आने के बाद वो कहां पहुंचा, केरल के कालीकट पोर्ट के पास में। और इस तरह से यूरोप से इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम एक सी रूट डिस्कवर हुआ।
तो बच्चों आपके लिए यहाँ दो क्वेश्चन हैं। एक ट्रैवलर इब्न बतूता के बारे में है। इन्होंने 700 ईयर्स पहले ये आए थे और यहाँ पर इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में अपनी बुक में ट्रैवलॉग में लिखा था। एंड देन पुर्तगीज जो वास्को डी गामा है बच्चों, ये आए थे 1492 में। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने होंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम केरल के दूसरे फैक्ट्स को। People in Kerala practice different religions such as Judaism. यहाँ के लोगों का जो प्रमुख धर्म है वो है पहला जुडिज्म, जिसे हिंदी में यहूदी धर्म कहा जाता है। दूसरा इस्लाम मुस्लिम धर्म है। तीसरा क्रिश्चियनिटी है। देन यहाँ पर हिंदुइज्म भी है और बुद्धिज्म भी है। तो बेसिकली केरल में जो लोग रहते हैं, जो पॉपुलेशन जिन रिलीजन्स को फॉलो करती है, उनमें यहूदी, इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म ज्यादा है। The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets are called chinwala. यहाँ पर बच्चों जो मछली पकड़ने के लिए एक नेट का यूज किया जाता है, जाली का जो उपयोग किया जाता है, वो बिल्कुल चीन की मछली पकड़ने वाली नेट की तरह दिखाई देती है। इसलिए इस फिशिंग नेट का नाम भी यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, चीन वाला। देन इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीन चट्टी। यहाँ पर एक बर्तन है जिसे कि फ्राइंग के लिए या किसी चीज को फ्राई करने के लिए, तलने के लिए उपयोग किया जाता है, उसका नाम भी चीन चट्टी है। इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन could have come from China. ऐसा विश्वास है कि जो चीन शब्द है ये कहां से लिया गया है, चाइना से लिया गया है। The fertile land and climate are suited to growing rice. यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रमुखता से जो फसल उगाई जाती है बच्चों, वो है राइस की, पैडी की, चावल की। A majority of people here eat rice. यहाँ की जो बहुसंख्यक जनता है, सबसे ज्यादा जो लोग है वो क्या खाते हैं, राइस खाते हैं। समुद्र के किनारे का राज्य है तो इनका दूसरा भोजन फिश है। और तीसरा यहाँ ग्रीनरी हमेशा रहती है, तो ये लोग वेजिटेबल्स का यूज भी भरपूर करते हैं। द बोट रेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरल। बच्चों केरल का एक बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया जाने वाला फेस्टिवल है जो कि ओणम के समय मनाया जाता है, और वो है प्रसिद्ध बोट रेस। इस तरह की लंबी लंबी बोट रेस होती है जो कि यहाँ पे वेमनाड लेक में आयोजित की जाती है। तो इस तरह बच्चों हमने केरल के बारे में बहुत सारे फैक्ट पढ़े। जिस तरह हमने लद्दाख को देखा था उसी तरह अब हमने केरल को देखा। आइए अब दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन लद्दाख एंड केरल। तो क्या कंपेयर किया बच्चों हमने, While Ladakh and Kerala are quite different in terms of their geographical features. Geographical features की बात करें तो लद्दाख जो है इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में है और हमेशा ये किससे ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। जबकि केरल जो है हमारे सदर्न वेस्टर्न पॉइंट में है और ये किसके किनारे पर है, समुद्र के। एक स्थान है जो बर्फ से ढका रहता है और एक स्थान है जो पूरा समुद्र के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं बच्चों। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस। परंतु हिस्ट्री की बात करें तो दोनों में कल्चरल इन्फ्लुएंस बिल्कुल समान था। इस राज्य में लद्दाख में भी चीनी लोगों का ज्यादा दबदबा रहा, तो केरल में भी चाइनीज लोगों का जो इन्फ्लुएंस था कल्चर पर वो ज्यादा रहा। यहाँ पर भी मुस्लिम्स ने ज्यादा इन्फ्लुएंस किया यहाँ के कल्चर को, तो यहाँ पे भी जो अरब ट्रेडर्स आए थे उन लोगों ने ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो हम कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री है, भले ही ज्योग्राफिकली दोनों जो लोकेशन है लद्दाख केरल की डिफरेंट है, बट कल्चरल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है क्रिश्चियनिटी का या फिर मुस्लिम्स का वो इक्वल रहा। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रभाव था वो चाइनीज लोगों का था और अरब से आने वाले ट्रेडर्स का था। It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of species. यहाँ की जो ज्योग्राफी है वो जिस तरह से हिल्स है, यहाँ पे स्पीसीज के लिए बहुत ही आइडियल कंडीशन होती है। एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल द ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन। जबकि हमने लद्दाख में पढ़ा था कि यहाँ पे पश्मीना भेड़ बकरियां पाली जाती है, तो जिससे यहाँ की सॉल और जो वुलन आपकी क्लॉथ्स होते हैं उनकी ज्यादा डिमांड होती है। तो केरल में लोग क्यों अट्रैक्ट हुए थे, तो वो अट्रैक्ट हुए थे स्पेसिस के कारण। और उसके बाद में यहाँ पे जो अट्रैक्ट हुए थे ट्रेडर्स वो किस लिए हुए थे, वुलन के कारण। नेक्स्ट फैक्ट है thus the history and geography are often tied in the cultural life of a region. इसलिए हम बच्चों कह सकते हैं कि हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी होती है किसी प्लेस के कल्चरल लाइफ को टाइड
मतलब बांधने का काम करती है। कोई पर्टिकुलर जो प्लेस है वहां का जो कल्चरल डाइवर्सिटी होगा वो किससे बॉन्डेड होगा, उसकी हिस्ट्री से और उसकी ज्योग्राफी से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, या हाउ does the history and geography are often tied in the cultural लाइफ ऑफ अ रीजन। तो इस तरह से दो आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी प्लेस की ज्योग्राफी भले ही अलग हो पर उस पर जो इन्फ्लुएंस होता है वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पर ज्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बच्चों अब हमने देखा भारत में अलग अलग राज्य है, सबकी अपनी संस्कृति, अपना कल्चर है, अपने कस्टम्स है, उनके रीति रिवाज है, फेस्टिवल्स अलग अलग है, इवन उनके खान पान जो है फूड वो भी अलग अलग है। सबके फेस्टिवल्स के साथ साथ सबके पहनावे के कपड़े अलग अलग है। आप चाहे बंगाल की बात कीजिए, पंजाब की बात कीजिए, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सेवन सिस्टर्स हो नॉर्थ ईस्ट के, सभी का अपना एक कल्चर है, सभी की अपनी एक डाइवर्सिटी है। India's diversity has always been recognized as a source of its strength। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी बच्चों हम आज भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। इतने बड़े देश में इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी कोई हमें हिला नहीं पाया। हमारे देश को कोई आज भी किसी तरह से पिछड़ा नहीं समझता है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब बच्चों हमारा देश गुलाम था, किसका? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर हमारे यहाँ रूल कर रहे थे, विमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड कम टुगेदर टू अपोज देम। चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, चाहे वो पारसी हो, मुस्लिम हो, बुद्ध हो, सभी धर्मों के लोग अपना कंट्रीब्यूट कर रहे थे। किस लिए? कि हमारे यहाँ पे जो टैरेनिकल रूल था, ब्रिटिशर्स का अत्याचारी शासन था, हमें उसे अपने देश से भगाना था। India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it। भारत में जो फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा गया था, भारत की स्वतंत्रता, भारत की आज़ादी का जो संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें जो लोग भाग लिए थे वो अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड्स के थे। डिफरेंट बैकग्राउंड्स में हिंदूज भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। कोई अमीर था तो कोई गरीब था, कोई महिलाएं थी तो पुरुष भी था। आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा। 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजों की छुट्टी कर दी थी उन्होंने। बहुत मजबूती के साथ ताकत से लड़ा था। इसीलिए हम कविता गाते, बुंदेले हर बोलो के मुख सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। इसी तरह दुर्गा देवी देशमुख, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कई बड़े बड़े नाम आते हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। इसी तरह बच्चों बंगाल से हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वहां पे योगदान था या कंट्रीब्यूशन था। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि भारत के हर क्षेत्र के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। बंगाल के बाद ईस्टर्न पार्ट से सीधा वेस्टर्न पार्ट में आए तो गुजरात से महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े नेताओं में थे। तो इसके बाद बच्चों अगर हम लोग देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद, यहाँ से मौलाना अबुल कलाम थे। इसके बाद में खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके बाद पंजाब और महाराष्ट्र की बात करें तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लाला लाजपत राय और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता थे। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो सिख थे, हिंदूज थे, मुस्लिम भी थे। यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह के बड़े निकट मित्र अशफाक उल्लाह खान ने भी अपना योगदान दिया था। तो हम नहीं कह सकते कि भारत की आजादी केवल एक या दो धर्मों के संघर्ष से आई है। यहाँ तो डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों ने अपना योगदान दिया। किसानों ने योगदान दिया तो मजदूरों ने भी अपना योगदान दिया। यहाँ अमीरों ने अपना योगदान दिया तो गरीबों ने भी अपना योगदान दिया। बंगाल के, महाराष्ट्र के लोग लड़ रहे थे तो पंजाब, हरियाणा के, यूपी के लोग भी लड़ रहे थे। मतलब भारत की आजादी में सभी का एक योगदान था। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है बच्चों हमारा, जैसा कि आपको यहाँ एक गीत दिखाई दे रहा है, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड। देखिए बच्चों ये एक गीत है जो कि उस समय लिखा गया था जब हमारे यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में एक मैस्केर हुआ था, जिसे कि आप लोग बड़े ही चर्चित रूप में जलियांवाला बाग मैस्केर के रूप में जानते हैं। इस पर मूवी भी बन चुकी है बच्चों। और इस तरह अगर आप देखेंगे तो एक गीत है जो हमें देश को एकता की भावना में बांधने के लिए और इस घटना को याद दिलाने के लिए लिखा गया था।
दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। यहाँ पर बच्चों जो अंग्रेज कमांडर था, ब्रिटिश कमांडर जनरल डायर, उसने यहाँ पर एक पीसफुल जो सत्याग्रह चल रहा था उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, जिसके चिन्ह आज भी बच्चों यहाँ की दीवारों पर इस तरह से दिखाई देते हैं। तो ये जो सॉन्ग है आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर, जलियांवाला बाग जो हुआ था अमृतसर, उसके बाद ये गीत लिखा गया था। ये गीत आपके बुक में भी है। British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. यहाँ पर कई सारे लोग मारे गए थे, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे और हजारों की ही संख्या में लोग यहाँ घायल हुए थे। तो इसके बाद बच्चों मेन एंड वुमेन, हिंदू, सिख्स, मुस्लिम, रिच, पुअर हैड गेदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुसलमान, अमीर गरीब, कोई भेदभाव नहीं, सभी लोगों का एक ही उद्देश्य था कि अब हमारा देश ब्रिटिशर्स की गुलामी से आजाद हो जाए। हर पुरुष महिला भी यही चाहते थे कि हम आजाद हो जाए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सभी की एक ही इच्छा थी कि ब्रिटिशर्स अब हमारे देश को छोड़कर वापस लौट जाए। नेक्स्ट फैक्ट में हम लोग अच्छी बात करेंगे डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में अगले फैक्ट की। ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको अपना नेशनल बर्ड। इस नेशनल बर्ड को या पिकॉक को ही हमने नेशनल बर्ड क्यों चुना? तो इसका आंसर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्स होते हुए भी हम कितने यूनाइट हो सकते हैं उसको दिखाने के लिए। आप मोर को देखिए बच्चों, एक साथ कितने कलर्स मोर में आपको पिकॉक में दिखाई देंगे। तो जिस तरह अलग अलग रंगों को बनाने से, मिलाकर बनाने से मोर की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह हमारे देश में भी अलग अलग धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं, रहन सहन, खान पान, कपड़ों को मिला के एक विविधता वाला मोर जैसा सुंदर देश बनता है। यही कारण है कि हमने पिकॉक को अपना नेशनल बर्ड चुना। In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. अपनी पुस्तक हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने की बुक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, उन्होंने बताया था कि भारत की जो यूनिटी है समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, ये बाहर से हमारे ऊपर थोपी नहीं गई है। हम लोग केवल एक होने का दिखावा नहीं करते हैं, बल्कि इट वाज समथिंग डीपर, ये बिल्कुल गहरी है, हमारे अंदर से है। विद इन इट्स फोल्ड एंड वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ, हमारी कई सारे रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, हम उनको सबको टॉलरेट करते चलते हैं। मंदिरों में आरतियां होती है, भजन होते हैं, तो मस्जिदों में अजान भी होती है, तो हमारे यहाँ गुरुद्वारे में गुरुवाणी भी पढ़ी जाती है, तो बाइबल की भी हम लोग चर्चा करते हैं। हम टॉलरेट करते हैं हर धर्म के प्रति, उसके विश्वास के प्रति। एंड कस्टम्स, हम टॉलरेट करते हैं अलग अलग धर्मों के कस्टम्स, रीति रिवाजों के प्रति। एंड वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन इनकरेज्ड, हमारे यहाँ पर सभी धर्मों की एक पहचान है और सभी धर्मों की पहचान होने के साथ साथ उनको इनकरेज भी किया जाता है। हम किसी धर्म को दबाकर या कुचल कर रखने में विश्वास नहीं करते। इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री ही थे जिन्होंने इतने विविधताओं वाले, डाइवर्सिटी वाली कंट्री में एक वाक्य कहा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में ही एकता होती है। मतलब अगर हम लोग एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। इसलिए कहा भी जाता है बच्चों, यूनाइट वी स्टैंड एंड डिवाइड वी फॉल। अगर हम एक साथ है, एक है, तो हम मजबूती से खड़े रहेंगे, और अगर हम लोग डिवाइड हो गए तो हमारा पतन या हमारा अंत हो जाएगा। तो ये था बच्चों आपका लेसन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने डाइवर्सिटी से क्या चेंज आता है, डाइवर्सिटी क्यों आती है, हमने इंडिया के दो एग्जाम्पल लिए, एक नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से लद्दाख को और एक सदर्न मोस्ट पॉइंट से केरल को, और उसके बाद हमने पढ़ा क्या डाइवर्सिटी में भी यूनिटी होती है। तो आपको सारे प्रश्नों के जवाब इस लेसन के 4 पार्ट्स में मिल जाएंगे। जिस किसी बच्चे ने भी पूरे पार्ट नहीं देखे हैं, एक बार प्रारंभ से आप चारों पार्ट देख ले, पूरा लेसन आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये लेसन हमारा समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों आपका बहुत सारा धन्यवाद, और
अगले वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।